आज हम स्टाफिंग का जो चैप्टर है इसमें प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है? एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू स्टाफिंग प्रोसेस की जाती है, मतलब स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है, उसे बोला जाता है क्या? प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अब देखिए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आपके सामने है यहाँ पे। तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में है ना, मैंने पीडीएफ वैसे भी आप लोगों के ग्रुप में दे दिया है, आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है इसमें प्रोसेस दिख रहे हैं कितने। सबसे पहले प्रोसेस है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकेंड प्रोसेस है सिलेक्शन टेस्ट, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फोर्थ है रेफरेंस चेक, और फिफ्थ है सिलेक्शन डिसीजन, और सिक्स है मेडिकल एग्जाम, सेवेंथ है जॉब ऑफर, और एट्थ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कुल मिला के जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है वो 8 स्टेजेस में होता है। ठीक है, कितने प्रोसेस हैं स्टाफिंग के? 8। ओके, तो चलिए अब समझते हैं कि ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता क्या है। जो इसका फर्स्ट प्रोसेस है, किसका प्रोसेस? क्या स्टाफिंग का जो प्रोसेस है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये बोलता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। देखिए इसमें लिखा है कि आफ्टर एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड, जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव हो जाता है किसको? ऑर्गेनाइजेशन को, दे आर प्रॉपरली चेक्ड एज रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। तो जैसे ही एप्लीकेशन कैंडिडेट से मिल जाता है किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है? चेक किया जाता है कि उन्होंने जो अप्लाई करते समय जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में क्या चेक किया जाता है? क्वालिफिकेशन वगैरह, है ना, कि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन था उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन उनका है या नहीं। ठीक है, कुछ मिसमैच तो नहीं है, ऐसा करके। फिर बाय स्क्रीनिंग कमेटी। अब बात आता है सर डॉक्यूमेंट को जो चेक करने का जो काम होता है ना, एक कमेटी होती है जो डॉक्यूमेंट को प्रॉपर क्या करती है? चेक करती है, उनकी वैलिडेशन या रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको देखती हैं कि जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं वो क्या सही है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए एक कमेटी बनी गई होती है, उसका नाम होता है स्क्रीनिंग कमेटी। स्क्रीनिंग, है ना। ओके, अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट मेड इन अनसुटेबल कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड ऑल टुगेदर। और यही स्क्रीनिंग कमेटी क्या करती है? डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद इंश्योर करती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सही हैं। यदि डॉक्यूमेंट सही हैं तो क्या करेंगे? उन कैंडिडेट्स को क्या करेंगे? वो इनवाइट करेंगे। ठीक है, वो इनवाइट करेंगे कौन? वही स्क्रीनिंग कमेटी क्या करेगा? यदि डॉक्यूमेंट सही पाती है तो वो अपने कैंडिडेट्स को इनवाइट करेंगे और बोलेंगे कि आप एम्प्लॉयमेंट का टेस्ट दीजिए, मतलब परीक्षा दीजिए। ठीक है, और यदि अनसुटेबल है, मतलब हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट दिया गया था कैंडिडेट के द्वारा वो फर्जी हो, जैसे कई बार नहीं आप लोग सुने होंगे फर्जी डॉक्यूमेंट से भी कई लोग जॉब पा जाते हैं। ठीक है, तो यदि डॉक्यूमेंट फर्जी होता है या अनसुटेबल होता है तो ऐसे केसेस में उन मतलब डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है, या कैंडिडेट को जो कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन आया हुआ होता है उसको क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ओके। फिर सेकेंड पॉइंट है सिलेक्शन टेस्ट। तो सेकेंड पॉइंट है सिलेक्शन टेस्ट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी होती है और डॉक्यूमेंट को चेक करती है, और यदि डॉक्यूमेंट वैलिड पाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं? कैंडिडेट्स को इनविटेशन देते हैं कि आप आइए और जो भी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है आप उसको दीजिए। और यदि क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह जो रहता है अनसुटेबल है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है इसी कमेटी के द्वारा। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो है सिलेक्शन टेस्ट। क्या है? सिलेक्शन टेस्ट, है ना, जो सिलेक्शन हो लिया जा रहा है उसका टेस्ट कर लेना। ठीक है, तो दीज टेस्ट इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल टेस्ट विच आर बेस्ड ऑन assumption दैट ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क कैन बी प्रिडिक्टेड बाय गिविंग वेरियस टेस्ट्स लाइक एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी टेस्ट एक्सेट्रा। देखो जो सिलेक्शन टेस्ट होता है उसमें 2 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, कि मानसिक रूप से वो व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है कि नहीं, मतलब दिमागी रूप से वो स्वस्थ है कि नहीं, है ना। और क्या बोलते हैं जो उसका क्या बोलते हैं जो शारीरिक रूप से वो सक्षम है कि नहीं। कहने का मतलब जैसे देखिए आर्मी वगैरह जब भर्ती होती है, सेना में जब भर्ती होती है तो उसका पूरे क्या फिजिकल क्या किया जाता है? स्क्रीनिंग की जाती है, देखा जाता है कि वो शारीरिक रूप से सक्षम है या नहीं है, है ना, कोई कट वगैरह तो नहीं है। ठीक है,
कोई शरीर का कोई अंग टूटा तो नहीं है, रॉड वगैरह तो नहीं लगे हैं, ये सब चीज़ें क्या की जाती है वहाँ पे चेक की जाती हैं, ठीक है। क्योंकि पहला काम तो फिजिकल वर्क ही है ना, ठीक है। तो फिजिकली और मेंटली वो स्ट्रांग है या नहीं, इसको चेक करने के लिए भी प्रोसेस किए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है सिलेक्शन टेस्ट का, साइकोलॉजिकल टेस्ट विच आर बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क कैन बी प्रिडिक्टेड बाय गिविंग वेरियस टेस्ट लाइक एप्टीट्यूड। अब बात आता है सर किस तरीके से टेस्ट लेना चाहिए। ब्रेन का टेस्ट लेने के लिए क्या होना चाहिए, एग्जाम होते हैं ना, एग्जाम होते हैं ना। तो जैसे अपन सीए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो सीए का फाउंडेशन देना पड़ेगा। तो उसमें यदि हम उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब हमारा जो इंटेलेक्चुअल जो ब्रेन है हमारा वो सही है, तभी तो हम एग्ज़ाम को क्या उसके कॉन्सेप्ट को सिलेबस को पढ़ के समझ के हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। और यदि उस एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं तो हमको ये माना जाएगा कि ये दिमागी रूप से स्वस्थ है, ठीक है। फिर पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है। पर्सनालिटी टेस्ट होता है सिविल सर्विसेज के केसेस में हो गया, और नेवी वगैरह हो गया, आर्मी वगैरह हो गया। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक टेस्ट करने के तरीके हैं। दूसरा तरीका है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट फॉर जजिंग द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। और जैसे ही ये दोनों टेस्ट हो जाते हैं, है ना, मेंटली और ये क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी के हिसाब से, ठीक है। तो एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी टेस्ट जैसे ही हो जाते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टेस्ट किया जाता है कि जिस बंदे को हम यहाँ पे जॉब देने जा रहे हैं वो उस काम को करने के योग्य है या नहीं। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मान लो 5 कैंडिडेट हैं, पाँचों ने एग्ज़ाम्स को फाइट कर लिया, जो भी क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का उसने कर लिया। अब बात आती है 5 पर्सन जो है जिन्हें जॉब के लिए ऑफर दिया गया है। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, जो पर्सन जिस काम को करने में एक्सपर्ट है उससे वो काम कराया जाए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट फॉर जजिंग द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। मतलब जो एप्लीकेंट जिस काम के लिए सुटेबल है उस व्यक्ति से वो काम कराना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फिर है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज। थर्ड स्टेप होता है इंटरव्यू लेना। क्या, इंटरव्यू ले। द मेन पर्पज ऑफ इंटरव्यू, अब समझिए कि इंटरव्यू का पर्पज क्या होता है। टू फाइंड आउट सुटेबिलिटी फॉर द कैंडिडेट्स के लिए सुटेबिलिटी देखना है ना, कि कौन सा जो कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है जॉब करने के लिए वो किस काम को करने में सुटेबल होगा, वो किस टाइप के काम को वो कर सकता है। उसका इंटरव्यू जब लिया जाएगा तो देखा जाएगा उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके वो क्या करना चाहता है या कहाँ पे बेहतर कर सकता है। वो तो तब पता चलेगा ना जब उससे उस बारे में बात की जाएगी कि उसको कितना नॉलेज है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। हो सकता है जैसे मान लो एक कंपनी है, वो कंपनी अपने यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए मैनेजर ढूंढ रही है। अब कई सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया, हो सकता है कि जो टेस्ट वगैरह हो वो निकाल लिया जाए, लेकिन इंटरव्यू में ये चेक किया जाता है कि वाकई में उस पर्सन के पास इंटेलेक्चुअल जो वो ब्रेन पावर होता है वो उसके पास है या नहीं, या उसके सोचने समझने की जो क्षमता है किस चीज़ को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, ठीक है। कि आप मतलब हो सकता है कि जो बंदा हमारे पास आ रहा है उसके पास प्रोडक्शन का नॉलेज ही ना हो, जबकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू करके वो क्या किए जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उनके पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है प्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट तो प्रोडक्शन मैनेजर की है, ठीक है। ओके, फिर फर्स्ट पॉइंट है टू फाइंड आउट सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। तो इंटरव्यू का पहला काम है कि देखना कि जो कैंडिडेट यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, वो किस काम को करने के लिए सुटेबल है, ठीक है। फिर टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट। और दूसरा इंटरव्यू का उद्देश्य ये होता है कि जो कैंडिडेट आ रहे हैं, हो सकता है वो डिफरेंट एरियाज से आ रहे हों, ठीक है, तो उनके बारे में और भी जानकारी लेना कि वो किस, है ना, किस टाइप की सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में, या वो क्या सोचते हैं, उनका क्या थॉट है ना। तो ये सब चीज़ जानना उनके बारे में कहाँ से पता चलता है, इंटरव्यू से, ठीक है। ओके, और जो थर्ड पॉइंट है वो ये बताता है कि टू गिव द कैंडिडेट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ जॉब विद डिटेल ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। यस, मतलब जो कैंडिडेट यहाँ पे आ रहे हैं उनको क्या करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिस जॉब के लिए उन्होंने एप्लीकेशन कर रखा है उसके पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को बताना। मतलब आपको ये समझाना पड़ेगा
है ना, जॉब देने से पहले कि देखो भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये है, ये काम कर रहे हैं, इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें इन पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है एज एन एम्प्लॉय, ठीक है, और हमारे ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। ऐसा ना हो कि जॉब दे दिए और उसके बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है। फिर उस समय कैंडिडेट ये बोल सकता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि आपके यहाँ ऐसा ऐसा सिस्टम है। तो कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट को जॉब देने से पहले ही उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ बता देना, इवन उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये भी बता देना, या कौन कौन सी फैसिलिटी आप उनको प्रोवाइड करोगे, कितने लीव दोगे साल भर में, है ना, और मेडिकल फैसिलिटी दोगे कि नहीं दोगे, सर्वेंट दोगे कि नहीं दोगे, है ना, या पेमेंट कितना देने वाले हो। तो सब चीज़ आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, इंटरव्यू में बताया गया होता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इंटरव्यू। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक, प्रायर टू फाइनल सिलेक्शन द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर मेक्स एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रेफरेंस सप्लाइड बाय द एप्लीकेंट। ही अंडरटेक्स अ थोरो सर्च इनटू कैंडिडेट्स फैमिली बैकग्राउंड, पास्ट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पुलिस रिकॉर्ड एक्सेट्रा। हाँ, एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में ये जो मतलब जो प्रोसेस है बहुत अपनाया जाता है, और रेफरेंस चेक करना। जैसे अब मान लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस पर्सन को क्या बोलते हैं, जॉब देने के लिए तैयार हो चुकी है, मतलब जो क्राइटेरिया उन्होंने सेट कर रखा था उसमें वो पर्सन क्या है, सुटेबल है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन उसको जॉब देने ही वाली है। लेकिन उससे पहले वो एक बार रेफरेंस लेती है कि आप ये बताओ आप किसके रेफरेंस के थ्रू आप यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई तो जरूर सजेस्ट किया होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती पता है, पता करवाती है उनसे कि यार देखो ये पर्सन हमारे यहाँ आया है, मतलब जिसका वो रेफरेंस दे रहा है उसी से पता करवाते हैं, या आसपास और किसी से पता करवाते हैं कि ये पर्सन किसी प्रकार कोई क्रिमिनल तो नहीं है ना। हो सकता है अब एक बंदा बेंगलोर से आके पिंडर में जॉब क्यों करेगा, हो सकता है कि वो कुछ वहाँ पे मिसलीडिंग करके आया हो, कुछ गलत काम करके आया हो, ठीक है। तो उसको ये भी चेक करना होता है कि हम जिस पर्सन को यहाँ अपने यहाँ एम्प्लॉय रख रहे हैं वो किसी प्रकार का गलत पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में, वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मतलब पहले जिस जगह पे वो काम कर रहा था वहाँ उसके नेचर बिहेवियर कैसे थे ऑर्गेनाइजेशन में, या एम्प्लॉयज़ के बीच वो कैसा संबंध रखता था, लड़ाई झंझट तो नहीं करता था, ठीक है, और कोई मिसलीडिंग चोरी वगैरह तो नहीं करता था। तो उसके बारे में ट्रू एंड फेयर व्यू जानना, उसके बारे में सच्चाई पता भी करना एक प्रकार से आज की डेट में सिलेक्शन का प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। तो उसमें उसकी फैमिली बैकग्राउंड को जानना, और उसने पास्ट में कहाँ पर काम किया है, कितने दिनों काम किया है, और वो यदि वो काम छोड़ के आया तो क्यों छोड़ के आया, कुछ तो कारण होगा ना उसका, ठीक है। यदि गलत तरीके से गलत काम की वजह से यदि वो छोड़ के आया तो हम भी उसको जॉब नहीं देंगे, ठीक है, ओके। फिर उसकी एजुकेशन और पुलिस रिकॉर्ड चेक करना कि क्रिमिनल तो नहीं है, तो पुलिस वेरिफिकेशन कराना कि आप जाइए, क्योंकि आज की डेट में पूरा डाटा ऑनलाइन है, आप चेक करिए उसका नाम डाल के कि यदि वो कहीं पर भी इंडिया में यदि उसका रिकॉर्ड होगा तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार से ये फोर्थ स्टेप है किसका, रेफरेंस चेक के थ्रू क्या किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि जिस कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग के थ्रू जॉब देने वाली है, ठीक है, वो सही पर्सन है या नहीं, ओके। फिर है फिफ्थ पॉइंट है वो है सिलेक्शन डिसीजन। क्या है, सिलेक्शन डिसीजन। अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक इज प्रिपेयर्ड। मतलब तीनों चीज़ें, जैसे एक कैंडिडेट क्या करता है, क्लियर कर लेता है, अपना एम्प्लॉयमेंट टेस्ट क्लियर कर लिया, उसने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, और उसका जो रेफरेंस टेस्ट है वो भी क्लियर कर लिया, ठीक है। तब उसके बाद क्या किया जाता है, देन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो जैसे ही ये तीनों प्रोसेस कर लिए जाते हैं, कौन कौन से, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हो गया, इंटरव्यू भी निकाल लिया, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, रेफरेंस चेक भी कर लिया गया। उसके बाद क्या किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो लोग इंटरव्यूअर होते हैं, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, या मैनेजमेंट टीम होती है जो, वो क्या करते हैं, या सिलेक्शन जो टीम होती है, अब वो क्या करते हैं कि मेरिट के हिसाब से क्या करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, मेरिट के हिसाब से लिस्टिंग करते हैं। मेरिट क्या, क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो मेरिट आता है उसके, या इंटरव्यू के हिसाब से जो जितना बेहतर अपने आप को रख पाता है, तो उनके हिसाब से, मेरिट के हिसाब से वो क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं कि हाँ इतने इतने लोग मतलब जॉब के लिए इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, ओके।
तो सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, तो मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा। जिसका ज़्यादा मेरिट रहेगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद है 6 पॉइंट है मेडिकल या फिजिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है। जैसे कई लोग जॉब पा जाते हैं, पता है आप लोग को, फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के, जैसे हैंडीकैप्ड का बनवा लेते हैं फर्जी। मेरे गांव में एक केस हुआ है, पता है, एक लड़का ना गवर्नमेंट जॉब पाया है, उसका हल्का सा आँख तिरछा था, नहीं कई लोगों का हल्का बचपन से होता है, जन्मजात होता है, तो हल्का सा आँख तिरछा है, हल्का वो एक आँख उसका वो है, तो उसके थ्रू वो फिजिकली वो बनवा लिया कि क्या विकलांग है आँख के लिए, आज जो सरकारी जॉब में है। तो ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेडिकल या फिजिकल एग्जामिनेशन ये बताता है अ क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाई, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शुड सर्टिफाई वेदर द कैंडिडेट इज फिजिकली फिट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक जॉब। मतलब ये चेक करना कि जो कैंडिडेट को जॉब दिया जा रहा है वो फिजिकली फिट है कि नहीं उस काम को करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है उस काम को परफॉर्म करने के लिए वो फिजिकली फिट है या नहीं, ठीक है, वो चेक कौन करके बताएगा, डॉक्टर बताएगा, ठीक है, ओके। अ प्रॉपर फिजिकल एग्जाम विल इंश्योर हायर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस ऑफ एम्प्लॉयज, देयर बाय रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म। सुनो, होता क्या है, जैसे जो सेना की भर्ती निकलती है, ठीक है, वैकेंसीज निकलती हैं, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, इसमें देखना होता क्या है, जो फिजिकल टेस्ट होते हैं ना वो उसमें एक डॉक्टर रहता है। कौन रहता है? डॉक्टर की टीम रहती है वहाँ पे। वो क्या करता है, जैसे जो क्राइटेरिया सेट रहता है, जैसे वो फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद पूरा फिजिकली स्क्रीनिंग होती है, टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। और यदि वो सुटेबल पाए जाते हैं, क्योंकि अब आर्मी की सर्विस देना, उनको दौड़ना है, भागना है, कूदना है, उछलना है, सब करना रहता है उसमें, ठीक है। तो वो कौन कर सकता है? जो कि फिजिकली फिट हो। तो वहाँ पे फिजिकली फिट का सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? मेडिकल या एक्सपर्ट की टीम, या डॉक्टर्स की जो टीम होती है वो, ठीक है। तो मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, 6 पॉइंट में। और उसके बाद है फिर जॉब ऑफर किया जाता है। क्या किया जाता है? उन्हें जॉब ऑफर। तो जैसे ही मेडिकल या फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाते हैं उसके बाद क्या किए जाते हैं? जॉब का ऑफर दिया जाता है कि ठीक है भाई, हमने सब चीज़ कर लिया है, अब हम आपको जॉब करने का ऑफर दे रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारे रूल्स रेगुलेशंस या रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करिए कि हमारे यहाँ आपको जॉब करना है या नहीं करना है। तो ये किसके ऊपर छोड़ दिया जाता है? जो कैंडिडेट वहाँ पे सॉर्ट आउट हुआ है, ये शॉर्ट लिस्टेड हुआ है वो, उसके ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है जॉब ऑफर। तो जॉब ऑफर के लिए बोला गया है आफ्टर अ कैंडिडेट हैज़ क्लियर्ड ऑल हर्डल्स इन द सिलेक्शन प्रोसीजर। जैसे सिलेक्शन प्रोसीजर में जितनी भी परेशानी थी उसको क्लियर कर लेता है कैंडिडेट, ही इज़ फॉर्मली अपॉइंटेड बाय इशूइंग हिम एन अपॉइंटमेंट लेटर। फिर उसको क्या किया जाता है? अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है। आप लोगों को पता है अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है? जैसे जो लोग टीचरशिप का, जैसे देखना, शिक्षा कर्मी का परीक्षा दिए थे, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनका वेरिफिकेशन हुआ, तो वेरिफिकेशन से पहले क्या करना पड़ता है? पहले वेरिफिकेशन कराना होता है, और जैसे ही वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का हो जाता है, यदि उनका सिलेक्शन हो गया तो वहाँ बाई पोस्ट क्या आता है? बाई पोस्ट क्या आता है? अपॉइंटमेंट लेटर आता है कि आपकी नियुक्ति यहाँ पे कर दी गई है या आपकी जॉब पोजीशन इस जगह पे है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। ही इज़ फॉर्मली अपॉइंटेड बाय इशूइंग हिम एन अपॉइंटमेंट लेटर। द ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशंस, पे स्केल, उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी बताए जाएंगे। पे स्केल क्या होगा, कितना कितना पेमेंट उनको मिलेगा, है ना, ये पेमेंट में इंक्रीमेंट कब कब होंगे सब बता दिया जाएगा, ठीक है। आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। तो अपॉइंटमेंट लेटर में सब चीज़ें, जो भी रूल्स रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, पेमेंट स्केल वगैरह, रिटायरमेंट वगैरह, जितनी भी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी, सब चीज़ें उसमें दी गई होती हैं। समझ में आई बात? ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यदि कैंडिडेट, है ना, जॉब ऑफर से संतुष्ट होता है, सेटिस्फाई होता है, तब वो क्या करता है? हाँ करेगा। और उसके बाद क्या होता है? एक लास्ट में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। किसका? जॉब के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो लास्ट में बोला गया है कि आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफर द कैंडिडेट हैज़ टू गिव हिज एक्सेप्टेंस। जॉब ऑफर देने के बाद कैंडिडेट को भी क्या करना पड़ेगा? रिप्लाई देना पड़ेगा कि हाँ, हम काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं। आफ्टर एक्सेप्टेंस बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय विल साइन अ कॉन्ट्रैक्ट of employment which contains terms and condition, pay scale,
लीव रूल, छुट्टी का क्या नियम रहेगा, है ना, कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, आवर्स ऑफ वर्क, कितने घंटे का काम रहेगा, सब चीज़ें उसमें दी गई होंगी। और मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि किस तरीके से आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म होगा, ठीक है, यदि आप कुछ गलत करते पाए गए, ठीक है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, उसकी छवि बिगड़ रही है, ठीक है, प्रेस्टीज उसका खराब हो रहा है ना, तो आपको निकाला भी जा सकता है, ठीक है। और लास्ट में जो रिटायरमेंट का समय सीमा क्या होगा वो भी वहाँ पे दिया गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये सब बातें दी गई होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं। अब देखिएगा ट्रेनिंग के बारे में बात आती है। तो जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद पर्सन को काम, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे काम सिलेक्शन हो गया उसका तुरंत ही काम करना लगेगा, उसको तो आपको प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट से वहाँ पे आपको क्या कराना पड़ेगा, मिलाना होगा, मतलब क्या काम हो रहे हैं उसके लिए उसको आपको ट्रेन भी करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ट्रेनिंग, जैसे आप लोग सुने होंगे कि जैसे ही किसी को जॉब मिल जाता है उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, ट्रेनिंग में। क्यों? क्योंकि अब तो उसको काम करना सिखाया जाएगा ना कि किस टाइप से वर्क को परफॉर्म करना है, ओके। तो ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज। ट्रेनिंग में होता क्या है, नॉलेज को इंक्रीज किया जाता है एंड टेक्निकल स्किल, काम को करने का टेक्निकल स्किल को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। एम्प्लॉय में ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है ताकि उसका नॉलेज बढ़ सके और टेक्निकल स्किल उसके अंदर आ सके उस काम को करने का। तो लिखा है द ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इफिशियंटली। क्यों ट्रेनिंग दी जाती है? ताकि वो जो काम कर रहा है वो इफिशियंटली कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता लगा के कर सके, ठीक है। बोथ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एंड न्यू एम्प्लॉयज गेट्स acquainted with their jobs and this increases job related skill। तो कुल मिला के ट्रेनिंग किसको मिलती है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको भी दी जाती है ताकि उनमें भी वैल्यूडेशन हो सके, और जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो देना ही है क्योंकि बिना काम ट्रेनिंग दिए वो काम तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। अब ट्रेनिंग का बेनिफिट देखो, यदि कोई भी फर्म या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ को क्या देती है, ट्रेनिंग देते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट होगा, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले लिखा है कि अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम। जो समय वेस्ट होता था, कई बार होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो टाइम को क्या करते हैं, वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। हो सकता है वो इंटरनल मैनेजमेंट की कमी की वजह से हो, या तो हो सकता है उनको काम अच्छे से ना आ रहा हो। तो जो वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, वो क्या होते हैं, कम होते हैं ट्रेनिंग की वजह से, ओके। जो एफर्ट होते हैं, ठीक है, और मनी जो होते हैं वो उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से मतलब यदि ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं कर रही है, ट्रेनिंग नहीं दे रही अपने एम्प्लॉयज़ को, तो होगा क्या, वो गलती कर करके सीखते हैं। मतलब जो भी काम कर रहे हैं परफेक्शन नहीं रहता, उससे होता क्या कि समय और पैसा सब बर्बाद होता है, ठीक है, ओके। फिर दूसरा प्रोडक्टिविटी, यदि ट्रेनिंग हो जाएगा तो जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है क्वालिटी भी बढ़ेगी, है ना। जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है, वो अपने स्टाफ को जर्मनी भेजती है, किस चीज़ के लिए, कि जाइए आप वहाँ सीख के आइए किस तरीके से इफिशिएंटली, है ना, प्रोडक्शन करना है। तो यदि ट्रेनिंग के लिए जर्मनी गया तो वहाँ से वो सीख के जब आएगा और उसको अप्लाई करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो होगा क्या कि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि क्वालिटी भी बढ़ रही है प्रोडक्ट की और क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ठीक है, ओके। देयर बाय लीडिंग टू प्रॉफिट। यदि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो सीधी बात है प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है, ओके। फिर है इक्विपमेंट फ्यूचर मैनेजर, इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर टू टेक ओवर इन इमरजेंसीज। यदि ट्रेनिंग दी जाती है तो उससे फर्म को एक प्रकार से बेनिफिट ये भी है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो फ्यूचर में मैनेजर बन सकते हैं, मतलब लोअर लेवल एम्प्लॉय को यदि आप क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग या सुपरविजन दे रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी बढ़ते जा रही है, उसका नॉलेज का लेवल इंक्रीज होते जा रहा है, तो वो आगे चल के एक एम्प्लॉय से क्या बन सकता है, मैनेजर भी बन सकता है, ठीक है, ओके। फिर है यदि ट्रेनिंग दी जाएगी तो जो एम्प्लॉय हैं उनका मोरल जो है ना वो इंक्रीज होगा। मोरल मतलब नैतिकता, उनको लगेगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बहुत कुछ बेहतर कर रहा
तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के काम को अपना काम समझ के अच्छे से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और दूसरा है एब्सेंटीज एंड टर्नओवर। उसमें होगा क्या कि जो एब्सेंट करते हैं, जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से काम नहीं करते, ज़्यादा छुट्टी वगैरह लेते हैं, तो वो सब क्या करेंगे, कम करते जाएंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बहुत कुछ करता है, तो हमें भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में या फेवर में अच्छे से अच्छा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर है रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। यदि ट्रेनिंग दी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को, तो जैसे ही देखो आज की डेट में आप लोगों को पता टेक्नोलॉजिकल दौर है, बहुत जल्दी नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आते जा रही हैं, तो जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं ना, उसको आसानी से एडॉप्ट करते बनेगा। क्या बनेगा, एडॉप्ट, ठीक है, ओके। फिर सुपरविजन कम हो जाएगा। यदि ट्रेनिंग दी जाएंगी तो सुपरविजन इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि लोग वहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हैं, बार बार जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर एंड सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन जो है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है, ओके। ये तो हो गया किसको, बेनिफिट फर्म को था या एम्प्लॉयर को था। अब एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है, इम्प्रूव्ड स्किल एंड नॉलेज, सो बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी। इम्प्रूव होगा क्या, स्किल और नॉलेज इंक्रीज होगा, तो और जो एम्प्लॉयज़ है ना उसकी जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसको और भी कई जगह से ऑफर मिलने लगेंगे या उसी जगह में उसको प्रमोशन मिलने के चांसेस रहेंगे। फिर बेटर परफॉर्मेंस से हायर अर्निंग होगा। यदि परफॉर्मेंस अच्छा है, जिस मान लो प्रोडक्शन मैनेजर इतना बढ़िया बंदा मिला है कि वो क्या कर रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे रहा है, किसका, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो सीधी बात है प्रोडक्टिविटी से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और यदि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करेगा, उसको क्या करेगा, कंपनसेशन देगा, उसको क्या देगा, है ना, बेनिफिट्स, अलग से बेनिफिट देगा, ठीक है। मतलब उसकी जो अर्निंग है वो भी बढ़ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग बढ़ेगी तो उसकी एम्प्लॉय की बढ़नी है, ठीक है। फिर है लेस एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं कम होंगी। यदि सेफ्टी फीचर के साथ यदि आप काम कर रहे हैं, सेफ्टी को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री में किसी प्रकार का एक्सीडेंट होने का चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है। फिर जो सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ट्रेनिंग का मेथड दे रखा है, ऑन द जॉब मेथड, ठीक है। जो ट्रेनिंग का जो मेथड है वो ऑन द जॉब मेथड है और ऑफ द जॉब मेथड है, ठीक है। तो अब ये जो है इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे कि ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब क्या होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।